हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे BHU B.Ed साइंस का क्वेश्चन पेपर जिसका कोड है 565। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 100। टाइम अलॉट किया जाता है 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। हर एक सही आंसर के लिए +3 मार्क्स, हर एक गलत आंसर के लिए -1 मार्क्स। इसमें 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपका एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड करंट एजुकेशन सिनारियो से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेक्शन बी में जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, होम साइंस एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 था फिल इन द ब्लैंक फॉर द सीरीज गिवन। फिल इन द ब्लैंक फॉर द सीरीज गिवन। सीरीज क्या थी? यहां फिल इन द ब्लैंक दिया गया था, इस ब्लैंक को आपको भरना है। देख सकते हैं आप +3 +3 बहुत इजी है। +3 +3 +3। आई होप ये हर किसी ने सही किया होगा। रोमन न्यूमेरल दिया गया है आपको एंड आप देख सकते हैं ईच नंबर इज 3 मोर देन द प्रीवियस नंबर। ईच नंबर इज 3 मोर देन द प्रीवियस नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे है 14 में आप 3 ऐड करेंगे, आपको मिलेगा 17। 17 को रोमन न्यूमेरल में कुछ इस तरीके से लिखेंगे। राइट आंसर ये है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इफ A1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 5, A2 इज इक्वल टू 1/5 इंटू 8, A3 इज इक्वल टू 1/8 इंटू 11। ये प्रोग्रेशन है। देन फाइंड A1 प्लस A2 प्लस A3 A100। आपको ये पता करना था। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा तो टफ था, कैट का क्वेश्चन है। बहुतों ने मुझसे पूछा था कि सर इसका आंसर क्या होगा, तो ठीक है मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसके लिए 2 चीजें दिमाग में रखनी थी। नंबर 1 पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या हुआ करता था? जब भी एक कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन हमें दिखता है तो हम लोग की पहली प्रायोरिटी होती है कि उसे डिकम्पोज करें इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स। यहाँ भी हमें कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रेशन दिख रहा है, हम लोग क्या करेंगे, इसको डिकम्पोज करेंगे इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स। नंबर 2 क्या है हमें याद रखना है? देखिए, ये एक रफ आइडिया है, ध्यान से देखिए। A माइनस बी प्लस साइन है यहाँ पे, B माइनस सी प्लस C माइनस डी, इस तरीके से 100 तक जाएगा ये। तो क्या होता था? देखिए, इसमें ये बचा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और कहीं ना कहीं अभी फिलहाल में ये और ये बचते हैं। तो एक जनरल आइडिया लेना पड़ता है कि पहला टर्म और सबसे लास्ट वाला टर्म वो बचता है, सिर्फ वो बचता है। इस तरीके से अगर कोई प्रोग्रेशन जा रहा है तो पहला टर्म और सबसे लास्ट वाला टर्म बचता है। ये 2 चीजें दिमाग में रखनी है। तो आइए हम लोग डायरेक्टली से सॉल्व करते हैं। देखिए, कुछ लोगों ने गलतियां क्या की थी, कुछ लोगों ने सीधा जनरल टर्म निकाला था, क्योंकि हमें एक जनरल टर्म निकालना है। an जनरल टर्म कैसे निकाला उन्होंने? यहाँ 2 देख लिया, उन्होंने कर दिया n+1 और इसके लिए कर दिया n+4। पहले वाले टर्म के लिए ठीक है, दूसरे वाले टर्म के लिए सही नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 और +3 हो जाएगा, बट यहाँ 5 है तो नहीं होगा। जनरल टर्म मतलब आप हर किसी में अप्लाई कर सकते हैं, तो जनरल टर्म इस तरीके से नहीं निकालना है। तो कैसे निकालना है, ध्यान दीजिए। जनरल टर्म के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे? इसका पहला टर्म, इसका पहला टर्म, डिफरेंस कितना? 3 का। इसका पहला टर्म +3 ऐड किया, काम हो गया। सेम चीज़ यहाँ भी है, तो 3 तो आएगा, 3 बिल्कुल आएगा, 3n। अब यहाँ पे 2 लाना है, क्या करेंगे? 3 × 1, 3 - 1 2 आ गया। यहाँ पे 5 लाना है, 3n रहेगा। अब 3 × 1 + 2 5 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया जनरल टर्म। जनरल टर्म का फॉर्मूला आ गया। तो अब इससे हम 100th टर्म निकाल सकते हैं। 300 - 1 299 इंटू 300 + 2 302। ये आ गया हम लोग का 100th टर्म। 100 टर्म निकल चुका है। अब हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, A1 1/2 इंटू 5, A2 1/5 इंटू 8, A3 1/8 इंटू 11, A100 क्या होगा?
1/299 इंटू 302। इतना तक लगभग समझ में आ रहा है। अब एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। और अगर बहुत डिटेल में जाना है कि सर 3n-1 क्यों किया जा रहा था, तो यहाँ देखिए ना, 2 है, 5 है और 8 है। 2, 5 और 8। तो इसके पैटर्न को समझिए। ये क्या है? 3-1, ये क्या है? 6-1, ये क्या है? 9-1। तो इसलिए हमें 3n करना पड़ रहा है, ठीक है, समझ गए? तो अब ध्यान देंगे, मैं इसे कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। वन बाई टू माइनस 1/5 पार्शियल फ्रैक्शन, यही मेथड यूज हो रहा है, इसलिए ध्यान दीजिए। इसे चलिए सॉल्व करते हैं। क्या आएगा बताइए? 2 इंटू 5 एज इट इज लिख दीजिए, जो यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। 3, 2 इंटू 5 दिख रहा है। दूसरे के लिए भी सेम काम करेंगे हम लोग, ठीक है। दूसरे के लिए भी सेम काम करते हैं। क्या लिख सकते हैं बोलिए? 1/5 माइनस 1/8। क्या करें बोलिए? 5 इंटू 8, 8 माइनस 5, 3/5 इंटू 8 लिख दिया। तीसरे के लिए भी कर सकते हैं एंड 100 टर्म के लिए भी कर सकते हैं यही काम। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ 1/3 मल्टीप्लाई कर दें, 1/3 मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें एग्जैक्टली यही टर्म मिल जाएंगे। हमें एग्जैक्टली हमारे A1, A2, हमारे A1, A2, A3 एंड A100 ये सारे टर्म्स मिल जाएंगे। तो अब ध्यान देंगे, मैं सबको इरेज कर देता हूँ, फिर मैं अच्छे से ऊपर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए, 1/2 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/11 प्लस 100th टर्म क्या आया था? 100th टर्म को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, 1/299 माइनस 1/302। याद होगा 1/3 1/3 1/3 1/3 हर जगह आ रहा था। तो 1/3 हम लोग कॉमन ले लेंगे। देखा था आपने 1/3? चलिए 1/3 कॉमन ले लिया। अब सेम चीज़ करना है हमें। देखिए, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, एंड ऑब्वियस सी बात है हमारा ये टर्म भी कैंसिल होगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, 1/, इस चीज़ को हम लोग कैसे लिखेंगे मैं दिखाता हूँ। इस चीज़ को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए इस टर्म को, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। ये भी कैंसिल हो जाएगा एंड ये भी कैंसिल हो जाएगा। मैंने पहले बताया था, पहला टर्म बचेगा एंड सबसे लास्ट का टर्म बचेगा। 1/3, 1/2 माइनस 1/302। सॉल्व कर लीजिए इसे। 1/3 इंटू एलसीएम होगा 302, यहाँ पे आएगा 151 माइनस 1, यहाँ पे कितना आएगा बोलिए? 150/302, 3 × 5 = 15, 50, 25, 151, नंबर 4, in a town 65% people watch the news on television, 40% people read a newspaper, 25% people read a newspaper and watched the news on television also। आपको पता करना था
what percent of people neither watch the news on television nor read a newspaper। ठीक है, सवाल आपको दिख चुका है। वेन डायग्राम पे ध्यान देते हैं, एक बार वेन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा भी यूनिवर्सल सेट। 65% पीपल वॉच द न्यूज ऑन टेलीविजन। सेट ए, सेट ए मान लीजिए ये वो लोग हैं जो सिर्फ टेलीविजन देखते हैं। 40% पीपल वॉच द न्यूज़पेपर, और ऐसे भी हैं जो दोनों देखते हैं। तो चलिए कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा, सेट बी। ठीक है, ये वो लोग जो सिर्फ टेलीविजन देखते हैं, एंड ये वो जो न्यूज़पेपर। कहता है 25% पीपल रीड अ न्यूज़पेपर एंड वॉच द न्यूज़ ऑन टेलीविजन। ये ठीक है, दोनों। तो आपको निकालना है व्हाट परसेंट ऑफ पीपल नीदर वॉच द न्यूज़ ऑन टेलीविजन नॉर रेड अ न्यूज़पेपर। मान लीजिए ये है x, ये है z, एंड ये जो शेडेड है ये वाला है y। तो देखिए हमारे पास क्या है, x प्लस वाई 65% एंड y प्लस z कितना है, 40%। ठीक है, ये बात दी हुई है। तो जो लोग इस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं वो भी बढ़ सकते हैं। बट मैं एक बात आप लोगों को और बताता हूँ कि सपोज 65% टेलीविजन के लिए दिया गया है, तो कितने लोग देखते हैं, कितने लोग देखते हैं बताइए। 65, 40% न्यूज़पेपर के लिए दिया गया है। ठीक है, कितने देखते हैं, 40। इतना क्लियर है, ये दो बातें क्लियर है। ठीक है, तो अब ये बताइए, और इसके साथ ही साथ 25% जो दोनों देखते हैं। तो कितने लोग देखते हैं, 25 लोग। सेम तरीके से निकालेंगे। यहां तक क्लियर है, थोड़ा इरेज कर देता हूं मैं। क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल। अब देखिए, नंबर ऑफ पीपल वॉच्ड द न्यूज ऑन टेलीविजन ओनली, कितने हो जाएंगे, 65 माइनस 25। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल read a newspaper only, कितने हो जाएंगे, ये हैं आपके 40 माइनस 25, यही हो जाएंगे ना। टर्म को ध्यान देना है, ओनली। ठीक है, यहाँ बताइए, ये हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है, ये दोनों चीज़ें निकल गई। चलिए, अब कहता है व्हाट परसेंट ऑफ पीपल नीदर वॉच द न्यूज़ ऑन टीवी नॉर रेड अ न्यूज़पेपर। तो चलिए निकालते हैं। टोटल हमने 100 माना था, 100 में से माइनस कर देंगे कौन कौन से। एक तो जो दोनों, एक जो देखते हैं टीवी, एक जो देखते हैं, सॉरी देखते नहीं है, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और जो दोनों करते हैं, दोनों 25 निकल जाएगा। क्या निकाल रहा हूँ मैं, नंबर निकाल रहा हूँ। नंबर ऑफ पीपल हु वॉच द न्यूज़ ऑन टीवी, हु नीदर वॉच द न्यूज़ ऑन टीवी नॉर रेड अ न्यूज़पेपर, ये निकाल रहा हूँ मैं, नंबर निकाल रहा हूँ, नंबर। ठीक है, नंबर निकाल रहा हूँ। 100 हो गया, माइनस यहाँ बताइए क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा 5 5 10 2 3 4 80, दैट इज 20 है। परसेंटेज कितना हो जाएगा? तो ये क्या आया? 20 पीपल नीदर वॉच द न्यूज ऑन टीवी नॉर रेड ए न्यूज पेपर। इनका परसेंटेज क्या हो जाएगा? परसेंटेज कुछ नहीं होगा, देखिए यहाँ जाइए, दैट इज 20%। जिन्होंने भी 20% लिखा है उसका आंसर सही है, बाकियों का गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, four words have been given देखिए 4 words have been given, three out of which are alike in some manner, the fourth one is different. The fourth one is different. Choose the odd one out या choose out the odd one. Choose out the odd one. A था cot, sheet, quilt एंड पिलो। देखिए इसमें भी बहुत लोगों ने मिस्टेक किया है, इसमें भी बहुतों ने मिस्टेक किया। कुछ लोगों ने शीट मार दिया, तो नहीं, पहले समझिए, इसका सही आंसर होगा कॉट। ठीक है, जो जिन्होंने इसका ऑप्शन हिंदी में पढ़ा होगा वो बिल्कुल गलत नहीं मारेगा, क्योंकि ये तीनों बेड के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। बेडशीट, क्विल्ट एंड पिलो, ये सारे तीनों बेड के एलिमेंट्स हैं, बट ये बेड का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6, काफ़ी लंबे लंबे पॉइंट्स हैं इनमें, तो मैं लिख नहीं रहा, मैं सिर्फ नरेट कर दे रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट क्राइटेरिया फॉर द रिजर्वेशन अंडर EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। थोड़ा सा बात यहाँ पे सुन लें। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड 124th, ध्यान रखिए 124th Constitution Amendment Bill in the Parliament to provide 10% reservation to the general category candidates. कहाँ मिलेगा? हायर स्टडीज में मिलेगा एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में मिलेगा, ठीक है। इसमें कुछ आर्टिकल्स का भी जिक्र होता है एंड कुछ क्लॉज भी आते हैं एंड सब क्लॉज भी हैं, बट आप याद रखिए कि आर्टिकल 15 एंड 16 को अमेंड किया गया था। 16 के बाद एक क्लॉज 5 है, क्लॉज 5 के बाद एक और क्लॉज ऐड किया गया जिसके अंदर EWS आता है, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, बेसिकली 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। 4 पॉइंट्स हैं, मैं 4 पॉइंट्स बता देता हूँ और फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है कि फैमिली इनकम कितने भी लोग हों, डजंट मैटर, 10 भी लोग हों कोई दिक्कत नहीं, फैमिली इनकम 8 लाख पर एनम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 8 लाख पर एनम। दूसरा, अगर रेसिडेंशियल फ्लैट है तो 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा के एरिया पे नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, अगर आपके पास मान लीजिए एग्रीकल्चरल प्लॉट है तो वो 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर 4, बस इतनी है, इससे ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा ही नहीं, ठीक है। अब आती है ये रेसिडेंशियल फ्लैट था, मान लीजिए आपके पास रेसिडेंशियल प्लॉट भी है, तो ध्यान दीजिएगा, रेसिडेंशियल प्लॉट के लिए क्या बोला गया? एक तो नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटी, और दूसरा अदर देन नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटी। दोनों का अलग अलग है। इसके लिए 100 यार्ड्स, इसके लिए 200 यार्ड्स, याद रखिएगा। अदर देन नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटी 200 यार्ड्स, 100 यार्ड्स 900 स्क्वायर फीट, ठीक है, 900 स्क्वायर फीट। सिर्फ ये 4 पॉइंट है। ऑप्शंस में
5 पॉइंट दिए हुए थे, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, टोटल 7 पॉइंट्स वहाँ थे, 7 में से 5 सही थे, 2 गलत थे। तो 2 जो गलत थे वो पहला क्या था, इलिटरेट पेरेंट्स, एंड दूसरा ओनली 1 अर्निंग मेंबर। अर्निंग मेंबर कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स गलत थे एंड बाकी 5 सही थे, ठीक है। 4 उसमें से ये हो गए और एक एक्स्ट्रा जो उसने ऐड किया था बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो आई होप इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर 4, इट वॉज ABDEG। आई होप आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए कौन सा था, मैंने आपको विस्तार से बता दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच रिव्यू कमिटी रिपोर्ट वॉज टाइटल्ड टुवर्ड्स एनलाइटेंड एंड ह्यूमेन सोसाइटी। लिख देता हूँ मैं, टुवर्ड्स एनलाइटेंड एंड ह्यूमेन सोसाइटी। इसके 4 ऑप्शंस थे, राममूर्ति कमेटी, DS कोठारी कमेटी, TSR सुब्रमण्यम कमेटी एंड जनार्दन रेड्डी कमेटी। देखिए TSR सुब्रमण्यम कमेटी वैसे ही बाहर हो गया क्योंकि 2015-16 के टाइम का रिसेंट है, तो आप लोग पढ़े होंगे, ये बात उसमें नहीं आई थी। बात आती है DS कोठारी कमेटी की, तो आई बटन पे एक वीडियो दिख रहा होगा, जाइए जाकर वो वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि वो ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ठीक है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, अभी जो करंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो कोठारी कमीशन से रिलेट की जा रही है, कोरिलेट की जा रही है, तो आप देख सकते हैं। अब बचा राममूर्ति कमेटी एंड जनार्दन रेड्डी कमेटी। ये 1990, ये 1992। अब देखिए, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 was evaluated by 2 committees, namely राममूर्ति कमेटी एंड जनार्दन रेड्डी कमेटी, ठीक है। इन दोनों के कारण ही 1992 में जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई उसमें स्लाइट मॉडिफिकेशंस की गई, both as human right and the means for bringing about a transformation towards a more humane and enlightened society. So the correct answer is Ramamurthy committee, ठीक है। इनके चेयरमैन का नाम था डॉक्टर आचार्य राममूर्ति। क्वेश्चन नंबर 8, when was रूसा लॉन्च्ड। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, चेंज करेंगे जरा, राष्ट्रीय दैट इज नेशनल, उच्चतर हायर शिक्षा एजुकेशन अभियान मिशन, ठीक है। नेशनल हायर एजुकेशन मिशन डायरेक्ट नहीं है, इससे पहले भी कुछ अभियान आए थे, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, ठीक है। 4, एलिमेंट्री एजुकेशन, – 2009 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 4, सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद आया रूसा, इसके बाद कब आया पता नहीं, ठीक है, कब आया ये पता नहीं। देखिए एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए आ गया, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए आ गया, व्हाट अबाउट द हायर सेकेंडरी एंड उसके बाद का। तो देयर वाज अ ग्रेट नीड कि एक ऐसा मिशन लाया जाए, तो रूसा को लॉन्च कर दिया गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि 2009 के बाद ही लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो एक बात समझ लें कि रूसा को लॉन्च किया गया 2013 में,
ठीक है, रूसा को लॉन्च किया गया 2013 में। ठीक है, तो इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? 2013। और हाँ, ये कैसी स्कीम है, मैं थोड़ा सा बात और बता दूँ। अ होलिस्टिक स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया इनिशिएटेड बाय MHRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या ये लिखना सही है? नहीं, अब लिखेंगे क्या? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। चेंज हो गया है ना? कब किया गया? 2013 में। एक होलिस्टिक स्कीम था। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये CSS क्यों लिखा है मैंने? CSS मीन्स सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, कैसा स्कीम था? होलिस्टिक स्कीम था। क्वेश्चन नंबर 9, नरेट कर देता हूँ इसे भी। What is the name of the program under which the government of India will introduce INDSET? INDSET exam to enroll Asian and African students in Indian universities. ये काफ़ी करंट एजुकेशन सिनारियो से रिलेटेड है। देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपने बजट स्पीच में बोला था, इंट्रोड्यूस कर दिया था कि एक इंडसेट नाम का एग्ज़ाम होगा जो एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ के बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगा, एंड उसके थ्रू जो एशियन एंड अफ्रीकन स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया के यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकते हैं। ठीक है, उनका स्पीच जो बजट स्पीच था फरवरी 1, 2020 में ही उन्होंने ये मेंशन कर दिया था। एंड एक और बात क्या हुई थी कि इसका टारगेट क्या था कि दुनिया से जितने भी बेहतरीन दिमाग हैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना। जैसे इस एग्ज़ाम का ये मेजर टारगेट था। ये एग्ज़ाम कंडक्ट कौन कराएगी? ऑब्वियस सी बात है, NTA। ठीक है, कितने क्वेश्चंस रहते हैं? कुछ खासा क्वेश्चंस नहीं रहते, 90 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, वर्बल रीजनिंग से रहेगा, लॉजिकल, वर्बल रीजनिंग से ये लोग 40 क्वेश्चंस देते हैं, लॉजिकल से 25 क्वेश्चंस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चंस, तो अराउंड 90 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, एंड हाँ एक बात और, 13 कंट्रीज में ये टेस्ट कंडक्ट कराए जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 नरेट करता हूँ, ध्यान से सुनिए। व्हाट इज द रिलेटिव फंड शेयरिंग रेशियो ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन सर्व शिक्षा अभियान ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स? ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे? फंड शेयरिंग रेशियो किसका? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स का। ठीक है, समझ जाएंगे। ऑप्शंस थे 80:20, 60:40, 40:60 या 90:10। सितंबर 2015 की बात है। ठीक है, सितंबर 2015 की बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने शेयर को 65 सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने रेशियो को 65 से 50 पर करने की बात न्यूज़ में ला दी। मतलब कि पहले जो रेशियो था वो था 65:35, बट सितंबर 2005 में उसने क्या कहा कि अब ये रेशियो 50:50 हो जाएगा। ठीक है, नतीजा क्या हुआ? उड़ीसा के एजुकेशन मिनिस्टर देवी प्रसाद मिश्रा रेज द वॉइसेस ऑफ अपोजिशन, साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार ने भी इसके खिलाफ पुरजोर विरोध किया। एंड नतीजा क्या हुआ कि लास्टली 2015 के एंड में ही ये फाइनल हो गया कि फंड शेयरिंग रेशियो बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट विल बी 60:40। ठीक है, एक एक्सेप्शनल केस है क्या? जैसे कि आप लोगों को ऑप्शन दे रखा था
90:10, ये भी सही हो सकता है, बट सही आंसर है 60:40। ठीक है, ये किसके लिए है? 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है, प्लस 3 हिमालयन स्टेट्स के लिए। क्या रूल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का 90% एंड स्टेट गवर्नमेंट्स का 10% शेयरिंग रेशियो, बाकी स्टेट्स के लिए 60:40। ठीक है, तो आई होप ये 10 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस अगर आप चाहते हैं किस तरीके से सॉल्व करके दिया जाए। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나, 그런 나를 넌